इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हमने जो है हमने जो है एक अपना पोर्शन कर लिया। दो ब्रांचेस मैंने आपको बताई कि होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी अबाउट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। So we calculate the force in the form of Coulombic force. We calculate the field forces. We calculate different things by applying Gauss law. So now we are heading towards electrodynamics. Electrodynamics is the study about charges. Electrodynamics. Electrodynamics. It is the study about charged particles when they are in motion. इन्हें जो शोर घट कर रहा है, when they are in motion. स्टडी अबाउट चार्ज पार्टिकल्स जो स्टडी है उनके बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और जब वो मोशन के अंदर हो, ठीक है, ये कंडीशन है, व्हेन दे आर इन मोशन। अगर रेस्ट के अंदर होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाएगा, ठीक है। व्हेन दे आर एट रेस्ट इट विल बी द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का आपके बुक के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह से होता है और कौन से कंडक्टर के अंदर कौन सी चार्जेस जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो कुछ चीजें हैं इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वैसे आपके सिलेबस के अंदर तो गिवन नहीं है, लेकिन अगर मैं वो आपको चीजें क्लियर नहीं करवाऊंगा तो फिर आगे चलकर आपको मसला होगा, फिर आप दोबारा से पूछोगे या फिर हमारा चैप्टर पढ़ने का जो है वो कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो ये चैप्टर एक दिन का है, अगर मैं इसको करवाऊँ उस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये चैप्टर सिर्फ एक दिन का है अगर मैं इसको पढ़ाऊँ। लेकिन इसको हम जो है थोड़ा टाइम ज्यादा दे देंगे, 2 दिन देंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले कि करंट। करंट किसको कहा जाता है? करंट, सो करंट डेनोटेड विद आई, इसको आप आई के साथ जाहिर करते हो। ये बेसिकली हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज q। फ्लो ऑफ चार्ज q थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t। जब कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, ये इसकी लेंथ है। तो इसमें से जब चार्जेस की मोशन हो रही हो, चार्ज पार्टिकल्स की जब इनमें से मोशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें से हम बोलते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली करंट दो किस्म के होते हैं। आप जो है ये ज्यादातर काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि करंट किसको बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है। तो एक आपको मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि करंट की जो क्लासिफिकेशन है वो चार्जेस के हिसाब से अगर करोगे, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगी तो करंट विल बी कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, ये लेटर डिस्कवर हुआ था, यानी कि बाद में। ये कन्वेंशनल करंट जो है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और आप जो भी लॉज वगैरह देखते हो ना, फेराडेज लॉ और अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं और एक इंड्यूस्ड प्रिंसिपल जो आप पढ़ते हो, वो सारे इस कन्वेंशनल करंट पर बेस्ड है, क्योंकि उस टाइम के अंदर कन्वेंशनल करंट यानी कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर ही इन्होंने सारे रूल्स बना दिए थे। फिर बाद में जाकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट इंट्रोड्यूस हुआ। तो वैसे इसमें दोनों में फर्क नहीं है, बात एक ही है। लेकिन ये किस तरह से, अगर यहाँ पर हम एक कंडक्टर रखें, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर हम कंडक्टर रखते हैं, कंडक्टर के रखने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ है। तो अगर मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी की ये वाली जो साइड है, मैंने आपको बताया था, ये जो बड़ी लाइन होती है इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये वाली जो छोटी साइड होती है इसको नेगेटिव का नाम देते हो आप। अच्छा, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा होता है, पहले रैंडम मोशन होती है चार्जेस की, नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपने बात समझ लेनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी है, सपोज करें मैंने आपको बोला कि इसके अंदर चार्ज है, तो आप बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल बॉडी है, तो आप बोलोगे इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है नेट चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है। ये कंडक्टर के अंदर पहले क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, या चार्जेस पहले रैंडमली मूव कर रही होती हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रही होगी, कोई इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल जो नेट मूवमेंट होती है, नेट मूवमेंट वो जीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी कभी इसको टेंसर भी कहा जाता है, टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये अरिथमेटिक रूल्स पर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, अरिथमेटिक रूल्स पर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें, अगर ये मैं चीजें नहीं बताऊंगा तो आगे चलकर मसला होगा, इसी वजह से ये चीजें बता रहा हूँ। कन्वेंशनल करंट, अब देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी घूम रही है कंडक्टर है, और ये नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव वाली चार्जेस को क्या करेगा, यहाँ पर सपोज करेंगे पहले नॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थी, कुछ पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। अब ये क्या होंगी, ये अलाइन होंगी, ठीक है, ये अलाइन होंगी एक साथ। ये पॉजिटिव वाली सपोज करें, पॉजिटिव वाली सपोज करें यहाँ पर आ गई, और ये नेगेटिव वाली, ये इनिशियल स्टेप बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेप। अब देखें, ये नेगेटिव वाली चार्जेस इसको क्या करेंगी, इसको रिपेल करेंगी, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल करंट जो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है, यानी कि नेगेटिव को फिलहाल आप इग्नोर कर दो, पॉजिटिव के लिए सपोज करो, कन्वेंशनल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होगा, बात एक ही है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव वाली चार्जेस पड़ी हुई होंगी ये इनको इस तरह से निकलेगा। अब जितनी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रही है, सपोज करो कि ये 3 पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रही है, तो अगर उसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि 3 नेगेटिव चार्जेस इधर आ रही हैं। तो बोलने का तरीका है बस, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे तो बोलेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन है ये किस तरह से, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज किससे जा रही है, ये यहाँ से, और ये इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये किस तरह से जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको आप बोलोगे इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने के बारे में हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो मोशन ऑफ दी चार्जेस का डायरेक्शन है वो सेम है। यानी कि कन्वेंशनल करंट में जब चार्जेस मूव करती हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक, वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑपोजिट टू दी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो ये जो मूव कर रहा है फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, ये इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फील्ड से अपोजिट। तो इसमें 2-3 चीजें बस याद करने वाली है, एक तो ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये अरिथमेटिक रूल्स पर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। फ्लो ऑफ चार्ज आप बोलते हो कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर चार्ज का फ्लो हो और टाइम टी के अंदर, ठीक है, ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। नॉर्मल जब कोई बैटरी हमने साथ नहीं लगाई होती तो इसके
इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, और उस रैंडम मोशन की वजह से उनके पास एक वेलोसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। Thermal velocity is the velocity of electrons or charged particles when they are in random motion। ठीक है, और उस टाइम कभी भी कोई भी हमने बैटरी उसके साथ अटैच नहीं की होती। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है? 10 पावर 5 से लेकर 10 पावर 6 तक मीटर पर सेकेंड। सही है, ये वाली चीजें नोट कर लें सब। कौन कर लेंगे? ठीक है, ये समझ आया? क्लियर हुआ? ये बेसिक चीजें हैं और इसके साथ साथ अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ बाकी बच्चों को? कन्वेंशनल करंट में क्या होता है कि फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ये अपना सॉरी चार्जेस मूव करती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या होता है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर क्या होता है कि फील्ड के ऑपोजिट चार्जेस मूव करती हैं। ठीक है, ये चीज याद करने की। तो शुरू के अंदर जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? कन्वेंशनल करंट वाला, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। और रूल्स वगैरह जो भी आपके बने हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो सब कन्वेंशनल करंट पर बने हुए हैं। और न्यू कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट वाला, लेकिन ये अभी के हिसाब से न्यू नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक जो है वो वैसे ही पुराने हैं, तो उनके अंदर ये न्यू लिखा हुआ है। अभी तो पता नहीं कितना टाइम आगे निकल चुका है। लेकिन कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, यानी कि बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, अच्छा, और बात एक ही है। अगर मैं बोलूं कि 3 पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ गई, तो इसको मैं इस तरह से ही बोल सकता हूँ। इसको अगर कैंसिल करूँ कि 3 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ आई, तो बात एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, कुछ आप इफेक्ट्स ऑफ करंट देखते हो, कुछ करंट के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो है वो आगे आपको पढ़नी है, लेकिन जो चीज मैं बताऊं कि आपको याद कर लेनी है वो आपने जो है नोट डाउन करनी है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट जो है ना, जब किसी भी वायर से या किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो वो 3 इफेक्ट दिखाता है। एक हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। ठीक है, थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किस तरह से, कि इसका एक फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब मैंने बताया कि कुछ चीजें आगे पढ़ेंगे, तो ये वाला फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। इसमें आई जो है वो हमने अभी पढ़ा कि करंट है, और आर जो है ये रेजिस्टेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये टी क्या है? टाइम। ये आई क्या है? करंट। और एच किसके लिए? हीट के लिए। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर्स आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर्स। जब इलेक्ट्रिक हीटर के आप उसको उसमें से करंट पास करते हो, यानी कि अगर सपोज करेंगे उसको आप किसी के सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, जैसे कि घर के अंदर नॉर्मली होते हैं, या आपने एक वायरिंग देखी होगी जो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये इस तरह से होती है, और इसके साथ एक तार तार अटैच होती है। तो ये तार को आप किसी पावर के साथ कनेक्ट करते हो तो इसमें से करंट आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब करंट जैसे गुजरता है इस वायर में से, तो इस वायर के अंदर क्या होता है? चार्जेस फ्लो करती है। करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस को। करंट किसको कहा जाता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को। अच्छा, अब देखें, जब आप इसको करंट देते हो, तो जब फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सपोज करें, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलिजन। अच्छा, पहले काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी के ई, ठीक है, उसके साथ मूव कर रहा था। जब ये इसको टक्कर मारेगा तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा,
स्लो हो गया यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, लेकिन हमने एक एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़ा है कि एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई होगी तो कोई और एनर्जी आई होगी। अच्छा, तो और एनर्जी कौन सी आई, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो फ्रिक्शन के थ्रू, क्योंकि ये दोनों चार्जेस आपस में कोलिजन कर रही है, फ्रिक्शन के थ्रू हीट में चली जाएगी, ये फ्रिक्शन के थ्रू हीट में चली जाएगी। तो इसी वजह से कंडक्टर जो है, ये वाला कंडक्टर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, इट विल शो हीटिंग इफेक्ट, इट विल शो हीटिंग इफेक्ट। रेजिस्टेंस आप इसी चीज को बोलते हो, जब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक एक जो है अगर स्ट्रीट है, एक स्ट्रीट से अगर मैं बोलूं कि 10 बंदे गुजर रहे हैं, स्ट्रीट पतली सी है, ठीक है, तो पहले एक बंदा गुजरे आराम से गुजर जाएगा, फिर मैं 5 को भेजूं तो वो थोड़ा उनको मुश्किल होगी, फिर 10 को भेजूं उनको थोड़ा और मुश्किल होगी। लेकिन अगर 100 में बोलूं कि 100 इस स्ट्रीट से पास करें, इस गली से गुजरे, तो उन 100 को आपस में वो कोलाइड करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ जो है बाहर जाएंगे। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो किसी कंडक्टर के अंदर होती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का यही खेल होता है, ये आपस में कोलिजन करते हैं, उस कोलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, किस पर डिपेंड करती है, और इसको किस तरह से हम ओवरकम करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज है, अब एक दूसरा इफेक्ट है करंट का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि अगर सपोज करें कि यहाँ पर एक मैं तार ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, एक वायर, वायर। जब इस वायर से सपोज करें कि अगर करंट मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि ये वायर अपने सराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड ला रही है, ठीक है, इसके सराउंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट ला रही है या मैग्नेटिक लाइंस ला रही है। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ी है, इसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस होती है। और आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो मैग्नेट का एक पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है, ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसी तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस इसको सर्किल करेंगी। हमें कैसे पता चलेगा, हम हमें नजर तो नहीं आएंगी ये मैग्नेटिक लाइंस, तो हमें किस तरह से पता चला कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, वो भी करंट की चार्जेस की मोशन की वजह से। तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल रखी। तो वो मैग्नेटिक नीडल जो होगा, अगर नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होगी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी कि ऐसे मुड़ जाएगी। तो उस डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो उसको हम, उसका एक फॉर्मूला है, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे हम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फिलहाल आप याद करें तो अच्छी बात है, नहीं याद करें तो आपकी मर्जी, लेकिन ये फॉर्मूला आपने याद करना है कि क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी इसी चैप्टर के अंदर। और दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, बीकर के अंदर डिफरेंट चार्जेस लेते हैं हम, यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखते हैं, बीच में कोई हम सॉल्यूशन रखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, जिसमें अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो। और जिसको जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो चार्जेस की मोशन होगी, पॉजिटिव वाले किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इफेक्ट भी किसकी वजह से आ रहा है, ये करंट की वजह से आ रहा है। तो ये तीन इफेक्ट है बेसिकली जो करंट शो करता है। पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, उसका कॉमन एग्जांपल मैंने दिया। अच्छा, ये जो अपना बिजली पर गीजर वगैरह चलते हैं ना, जिसमें हम ये अपना इसमें जो पानी वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो भी इस पर ही काम करता है, हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये रिलेशन किसने दिया था, ये जूल्स एक साइंटिस्ट था, जूल्स ला, ये उसका ये दिया हुआ है। जूल, आपने एनर्जी का यूनिट पढ़ा होगा ना, जूल। तो वो जूल, जो एनर्जी का यूनिट है जूल, जिसके नाम से इंट्रोड्यूस है, वही साइंटिस्ट है, और उसी ने ये रिलेशन दिया था, H = I² × RT। ऐसे सोचते हैं, ये चीज क्लियर हुई। ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ। वैसे ये चीजें आपको बतानी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको ये एग्जाम के अंदर आएंगी नहीं, एग्जाम के अंदर आ सकती है, ठीक है। बाकी बाकी आपको क्लियर हुआ।
ओके, गुड गुड। कन्वेंशनल करंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाए, इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। नेगेटिव को या इलेक्ट्रॉनिक करंट को इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अच्छा, करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, Q क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। टाइम का क्या है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड करंट का यूनिट है, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को कहा जाता है एम्पियर। ठीक है, कूलम पर सेकंड को क्या कहा जाता है? एम्पियर। एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकंड। अच्छा, और एक रिलेशन होता है चार्ज का, वो कौन सा रिलेशन है? Q इज इक्वल्स टू Ne। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। चार्ज जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन। Q इसमें किसके लिए है? चार्ज। अच्छा, ये E क्या है? E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। n किसके इक्वल होगा? n विल बी इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 आगे तक, जहां तक भी आप इसको लेके जाओ। n कभी भी इक्वल नहीं होगा 1.5 के, 2.5 के, 2.3 के, इनके इक्वल n कभी भी नहीं होगा। यानी कि इस तरह से कहा गया कि किसी भी पार्टिकल पर, जैसे कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है, अगर आपको पेन चाहिए तो उसे आप बोलते हो कि एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए, तीन पेन चाहिए। आप उसे तो नहीं बोलोगे ना 2.5 पेन चाहिए, यानी कि दो पेन पूरी और एक आधी पेन, इस तरह से तो नहीं होगा। तो ये चार्ज भी इसी तरह पर है, इसी तरह से, यानी कि किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज होती है वो कितनी होती है? या तो एन ही होगी। अगर एन को मैं 1 रखूं तो ये चार्ज कितनी बन जाएगी? Q इज इक्वल टू E। उस पर कितनी चार्ज होगी? E। और E का जो वैल्यू है वो कितना है? E का वैल्यू है 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि ये कम से कम वो चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल पर हो सकती है। अगर मैं किसी पार्टिकल पर कम से कम चार्ज देना चाहूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम, तो मैं कम से कम इतनी चार्ज दूंगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी पार्टिकल पर इतनी चार्ज हो सकती है 1.3 into 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो ये नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इतनी चार्ज होगी। तो अगर यहाँ पर आप वैल्यू 1 रखोगे तो ये इसका जवाब 1.6 into 10 पावर माइनस 19, ये कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। और यही चार्ज नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन पर देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है, इतनी चार्ज नहीं हो सकती। अच्छा, अगर n 2 हो तो 2e, तो इसको क्या करोगे आप? 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम,
इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उसके आगे चलते जाओ, जैसे 3e तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4e तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कम से कम अगर किसी बॉडी पर चार्ज होगी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, तो इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक या फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल यानी कि बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, जो अगर कोई भी किसी भी बॉडी पर इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये मैंने लिखा है एक चीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये किस तरह से, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसके पास चार्ज होगी। चार्ज कभी भी हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चार्ज ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आपको इसे समझाऊं, सपोज करें कि ये वैक्यूम है, ठीक है, और इसके मैं बोलूं कि इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे दी, तो इस तरह से नहीं होगा। कोई भी एक पार्टिकल होगा और उस पर जो है चार्ज एग्जिस्ट करेगी। इस पर एक जो है एग्जांपल दिया था एक टीचर ने, उसने बोला था कि चार्ज जो है ना एक टोपी की तरह है। ठीक है, चार्ज जो है एक टोपी की तरह है और मैटर जो है एक आदमी है। तो हमेशा जो टोपी पहनेगा कोई आदमी पहनेगा, तो इसी वजह से मैटर जो है एक आदमी है और चार्ज जो है एक टोपी है। ऐसा तो नहीं होगा कि हवा के अंदर जो है टोपी पड़ी हो सिर्फ, यानी कि चार्ज विदाउट मैटर इज नॉट पॉसिबल, चार्ज एग्जिस्ट विद मैटर, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? ये बेसिक चीजें इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बिल्डअप हो और उसके बाद हम आगे चले। अगर डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस ये वो ये चीजें, तो जो है वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एफएससी के अंदर पढ़ते हो, इसी वजह से मैंने आपको बताया। क्लियर हुई ये चीज? अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि 1 कूलम अगर चार्ज है, यानी कि चार्ज कितनी है 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, तो और वो किसी, अगर चार्ज 1 कूलम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी कि कितने चार्जेस मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। ऐसे तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा बता देता हूँ। प्लेस टू ऑन पे, ठीक है, तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाए, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज कितनी है 1 कूलम, तो इसको रख दे 1 कूलम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन आप निकाल सकते हो, नहीं नहीं 1 कूलम जो है वो आप निकाल सकते हो, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आप ले सकते हो। ये एन क्या है इंटीग्रल वैल्यू, तो इस एन को आप ऐसे ही छोड़ दो एन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इसका वैल्यू रखो 1.6 into 10 power minus 90, तो इसको इधर लेके आओ 1.6 को, क्योंकि आपको n का वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो n विल बी 1 upon 1.6 into 10 power minus 90। अब जब 1 upon 1.6 निकालोगे ना, तो इसका जवाब आएगा 0.625 upon 10 power minus 19। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, तो इसको आप ऊपर लेकर जाओगे 0.625 into 10 पावर, ये बन जाएगा माइनस, सॉरी माइनस वाला है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 19। तो ये जो एक पॉइंट को इसको आप आगे शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये 1 सेकंड के अंदर किसी तार में से गुजरते हैं तो उसे हम 1 एम्पियर का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम 1 एम्पियर का नाम देते हैं। ये चीज समझ आई? यानी कि एक फंडामेंटल चार्ज के अंदर 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना होता है वैल्यू। ओके ओके गुड। आज जो है थोड़ा लाइट का इशू है, लाइट गई हुई है, तो इसी वजह से थोड़ा लाइटिंग में, फिर भी लाइट हम एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपना बैकअप होता है, लेकिन पहले जो है थोड़ी लेट हो गई ना, इस वजह से। एक्चुअली मैंने बोला था कि क्लास का 6:15 पर क्लास होगी, लेकिन भाई से गलती में मैसेज हो गया कि 6 PM पर क्लास होगी, उसने 15 नहीं लिखा, तो फिर बच्चों के मैसेज आ रहे थे। ठीक है, और वैसे भी कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग जब से मैंने देना स्टार्ट किया तो वो तो ले रहे हैं, तो इससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये आप चीज़ आप समझ लें, आपके खुद के लिए फायदेमंद है। मैं तो आया हूँ यूनिवर्सिटी के छुट्टियों पर, तो 1 महीना मुझे छुट्टी थी, तो इस वजह से मैंने ये क्लासेस जो है स्टार्ट की, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फिजिक्स में जो है उनको मसले होते हैं। अच्छा, अब बोलेंगे कुछ बच्चे कि अगर
बच्चों की हेल्प करनी थी, तो ये इसको पेड क्यों किया, इसको फ्री रखते। तो फ्री जो है इसको मैंने काफ़ी जो है टाइम ग्रुप्स को दिया है, और उसमें मैं चीज़ें बताता भी हूँ। कोई भी अननोन नंबर से अगर मैसेज वगैरह करता है, मुझसे कोई चीज़ पूछता है, तो काफ़ी बच्चों को मैं चीज़ें बताता हूँ। अभी जिस ज़ूम पर आप क्लास ले रहे हो, इसकी भी जो है मेंबरशिप है, वो आई थिंक $300 है या पता नहीं कितनी है। उस वो इक्विवेलेंट है 25,000। ये जो आपने अगर पेड वगैरह दिए हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज़ूम की चार्जेज़ हैं, वो भी हार्डली कंप्लीट हुई हैं। तो इसके अंदर बाकी और कोई मसला नहीं है। मैं ये चीज़ें जो ही कर रहा हूँ, वो ताकि ये वीडियो फॉर्म में सब चीज़ें रिकॉर्डेड रहें, और ये आप ही को काम आएँगी, जो भी प्रैक्टिस हमने की। कल जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, वो काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ थे, और उस एक-एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है? तो इस वजह से बाकी बच्चों को रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप बेहतर है कि आप क्लास खुद लो, लेकिन अगर क्या पता किसी के कोई बिज़ी हो या कुछ और मसला हो, तो इस तरह से कभी-कभी हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप जो है क्लास लो, लाइव लिया करें, ताकि जो है एक इंटरैक्टिव सेशन बन जाए, ठीक है? करंट का यूनिट क्या बना? एम्पीयर, ठीक है? और 1 कूलम के अंदर कितनी चार्ज आई? अच्छा, आप देखो, ये करंट वाला फार्मूला था ना, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्यू हमने क्या बताया? एन ई अपॉन टी। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला आप याद रख ले। और एम्पियर क्या, एम्पियर किसे कहेंगे? एम्पियर किसके बराबर है? जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर क्रॉस करे, 1 कूलम चार्ज जब किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर क्रॉस करे, तो उसे हम बोलेंगे कि ये 1 एम्पियर है, ठीक है? और 1 कूलम चार्ज के अंदर मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको अगर आप खत्म करना हो तो आप जीरो दोगे। 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर गुजरते हैं, तो उसको कहा जाता है 1 एम्पियर। अब सोचेंगे कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके ये जो वायर्स वगैरह होती हैं घर में, उनमें से कितने डेली गुजर रहे होते हैं। आप सिंपल जो अपना मोबाइल का चार्जर देखोगे ना, तो उस पर भी 3.1 एम्पियर 3.2 एम्पियर इस तरह से लिखा होता है, किसी पर 5 एम्पियर भी लिखा होता है। अभी तो ये पावर वाले आ गए हैं 18 वाट का, और अपना इस तरह से वो पावर शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने चार्जर्स देखोगे ना, एम्पियर की तरह, तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं सिर्फ 1 एम्पियर के लिए। 1 कूलम चार्ज, ये इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज को शो करते हैं। जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में से पास कर जाए, तो उस वहां पर जब हम करंट चेक करेंगे, तो वो 1 एम्पियर के बराबर आएगा। सोचोगे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अच्छा, और नॉर्मली मैंने आपको एक चीज बताई कि नॉर्मली जब कंडक्टर के साथ कोई बैटरी नहीं लगी हुई होती, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की कौन सी होगी? रैंडम। और इनकी मोशन रैंडम होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक वेलोसिटी होगी, उसको बोलेंगे हम थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी किसको कहा जाता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग in a random direction and no electric field is present। क्योंकि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है आना। जैसे कि इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के साथ लगा दिया, तो अभी फील्ड बनेगी पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड बनेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर इनको फोर्स लगाएंगी, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा। तो फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि थर्मल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब वो मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर, और नो फील्ड इज प्रेजेंट, और कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, तो उस वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और ये रैंडम होती है, और इसकी वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। इस मोशन की वजह से नो करंट इज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी की जगह की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये वेलोसिटी इक्वल होती है 10 पावर 5 से लेकर 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड पर। ये इसका वैल्यू होता है और ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसको आप बोल सकते हो मिलियन मीटर पर सेकंड, मिलियन मीटर पर सेकंड। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एम एम पर सेकंड। एम जो ये मिलियन 10 पावर 6 मिलियन मीटर पर सेकंड, मिलियन मीटर पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स इतनी अपना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करंट प्रोड्यूस करने के जो है वो लायक नहीं है। वो किस वजह से, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई? ये किसके लिए थी? थर्मल वेलोसिटी। यानी कि कंडक्टर को जब आप किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तो उसकी जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो रैंडम होती है, उसकी वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता और कोई फील्ड नहीं होती, और इनकी मोशन से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 10 पावर 5 से लेकर 10 पावर 6। ये वाली चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? और दूसरी एक वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको कहा जाता है। अच्छा, वो किस तरह से होती है? ये मोशन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोड्यूस करंट, प्रोड्यूसेस करंट, करंट प्रोड्यूस करती है। और इसकी अपना स्पीड कितनी होती है? 10 पावर -3 मीटर पर सेकंड। इसको मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी आप बोल सकते हो। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग अलग लिखी हुई है, आपने अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। अगर नेशनल लेवल पर टेस्ट होता है तो आपने वो बुक वो वैल्यू फॉलो करना है जो केपीके के अंदर लिखा हुआ है। इवन के केपीके के अंदर और अपना पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, इन दोनों के अंदर वैल्यूज अलग अलग है। एसटीबी के अंदर तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो आपने इसको याद रख लेना है अपने हिसाब से। अच्छा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स जब फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, तो आपको पता है फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स को हमें अगेंस्ट मूव करवाना है तो वो कब करेंगे? जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसको बैटरी के साथ कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगी, पहले तो देखें, ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को फोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से बनेगा? ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब नेगेटिव क्या करेगी? नेगेटिव वाली चार्जेस जो है वो नेगेटिव पर फोर्स लगेंगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी वो किस तरह, किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है, तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है इस पर। आप ऐसे सपोज करें कि जैसे हम गाड़ी को ड्रिफ्ट करवाते हैं, जो कार वगैरह होती है, ठीक है, उस तरह जब वो स्पीड के अंदर जा रही होती है और हैंड ब्रेक सडन अब आप पुल करते हो, तो वो क्या होता है कि गाड़ी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन इस जब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर जब फोर्स लगेगी तो ये क्या होना स्टार्ट होंगे? ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगे और थोड़ा स्लो हो जाएंगे। इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और ये ड्रिफ्ट करते 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 आगे आएंगे। लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो स्पेसिफिक होगा। इसी डायरेक्शन, इसी की वजह से क्या होगा कि ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? स्पेसिफाई। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कितनी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका मैंने ऊपर मैग्नीट्यूड लिखा है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, 0.00 और 1, ठीक है, 0.001 मीटर पर सेकंड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे 1 2 3, तो ये 1 × 10 पावर -3 मीटर पर सेकंड। 10 पावर -3 मिली के बराबर होता है, तो ये मिली मीटर पर सेकंड होता है। ये याद कर लेंगे, मिलीमीटर पर सेकंड और मिलियन मीटर पर सेकंड। मिलियन मीटर पर सेकंड इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ थर्मल वेलोसिटी।
when no battery is connected। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मिली है, ऐसा ना हो कि आप वो मिलियन मीटर रख दो फॉर थर्मल वेलोसिटी, ये थर्मल वेलोसिटी कोई करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर करंट प्रोड्यूस होता है। ये चीज क्लियर हुई? आई होप कि क्लियर हो गई होगी ये चीज। क्लियर हुआ ये सबको? बता दे मुझे थोड़ा। अच्छा, अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। अच्छा, एक होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि, अच्छा पहले तो ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ओमिक मटेरियल्स, ओमिक मटेरियल्स। अच्छा, ओमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिसमें जब आप करंट पास करो तो उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, यानी कि आर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर टी बड़ी से लिख रहा हूं, टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट रहे। जब उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और उसमें से करंट गुजर रहा हो तो उसके हमको बोलते हैं ओमिक मटेरियल्स। वैसे होता नहीं है, करंट के क्रॉस होने से हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन किससे जो है वो चीज अपना कंडक्टर में ज्यादा होता है, ये इफेक्ट किसमें कम होता है, तो इस वजह से इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखें कि ये क्या बोलता है ला के वोल्टेज is directly proportional to current। वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। अच्छा, कीपिंग ये कंडीशन है, यानी कि अगर जितने आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। कंडीशन क्या है, ये वाली क्या है, इसको लिख देता हूं मैं कंडीशन, कीपिंग आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंस को आपने कांस्टेंट रखना है। तो रेजिस्टेंस पहले तो है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज hindrance offered the motion of charges while they are moving in a conductor। ठीक है, hindrance offered to motion of charges while they are moving in a conductor। जब कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रही हो तो उनमें जो रुकावट उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। अच्छा, ये डिपेंड किस पर करती है, रेजिस्टेंस जो है ये प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के साथ, एरिया के साथ, यानी कि बहुत बड़ी, ठीक है, 100 और दूसरी मीटर। तो आप देखें कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी लेंथ इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा होगी। और अगर मैं एक पतली तार ले रहा हूं, ठीक है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, तो इसका एरिया कितना है, ये वाला एक छोटा सा, और इसका एरिया कितना है, ये वाला। तो एरिया जिसका बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो एरिया किसका बड़ा है, इसका, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब देखें, इसका एरिया कम है तो इसकी लेंथ भी ज्यादा है, यानी कि इसकी एरिया कम और लेंथ ज्यादा,
और इसका एरिया बड़ा है तो इसकी लेंथ कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी अगर लेंथ के हिसाब से देखोगे तो इसकी लेंथ क्या है, कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। और इसका एरिया ज्यादा, सॉरी इसका एरिया कम है और लेंथ भी ज्यादा है, तो एरिया कम लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। अब एक चीज हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके हम एक कांस्टेंट देंगे। वो कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है रेजिस्टिविटी, रो। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए, ये बना आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला। यानी कि अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी, लेंथ और एरिया पर। अच्छा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वैसे है क्या, रेजिस्टिविटी एक क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम पर। यानी कि हर मीडियम की अलग अलग होगी, जिसकी किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। और दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ये दो चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर। उसके बाद अगर कुछ भी बोले कि लेंथ को मैंने डबल कर लिया, एरिया को हाफ कर लिया, बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सवाल को पूरा देखना, अगर रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है या रेजिस्टिविटी के बारे में। अगर बोल रहा है कि लेंथ को मैंने डबल कर लिया, ठीक है, और एरिया को हाफ कर दिया, इस तरह से देखें। अब ये क्या कर रहा है, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस को डबल किया इसने, एरिया को हाफ किया, इसको हाफ करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बन जाएगी 4, रेजिस्टेंस बन जाएगी 4 रो एल अपॉन ए, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ गई। लेकिन अगर ये रेजिस्टिविटी पूछता ना, तो रेजिस्टिविटी में नो चेंज। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी, एक तो मीडियम बदल लो और उसके साथ साथ टेम्परेचर बदलो, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इन दोनों का फर्क समझ आया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फर्क क्या है, ठीक है, ये चीज समझ आई अभी। बाबा देखें, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी दो चीजों पर। अगर मैं बोलूं कि एक मटेरियल मैंने कॉपर लिया है, दूसरा मैंने आयरन लिया है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि मैंने मीडियम चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को कम या ज्यादा करूंगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन temperature and nature of the medium. If we change the medium, we change the resistivity. ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, लेंथ और एरिया के साथ, फिजिकल डायमेंशन के साथ। फिजिकल डायमेंशन को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखी हुई होगी कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। ये मैं लिख लूं यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेजिस्टिविटी की सिंबल लिखता हूँ बस, ये रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन। अच्छा, फिजिकल डायमेंशन कौन से होते हैं पता है किसी को? ये नाम सुनकर पता नहीं फिजिकल डायमेंशंस पता नहीं क्या होगा, ये एरिया वॉल्यूम यही है फिजिकल डायमेंशंस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखें, यहाँ पर हमने क्या बताया कि रेजिस्टेंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रखना है तो ये चीज भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि कौन कौन सी चीजें हमें कांस्टेंट रखनी है, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, पहली बात टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट रखने के लिए। और नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम हमें बदलना नहीं है, ठीक है, मीडियम कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, बस मीडियम कांस्टेंट रखना है। और दूसरा क्या, फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस के अंदर ये एरिया, लेंथ और वॉल्यूम वगैरह ये आ गए। और मीडियम, ये तीनों चीजें हमें कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब ये होगा जब इन तीनों चीजों को कांस्टेंट रखेंगे हम, इन सब चीजों को, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो जितना हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। तो इतना ये क्या करेगा, हमें लीनियर रिलेशन देगा। तो सपोज करें इसको मैं अब इक्वेशन को इस तरह से लिखता हूँ, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये इसको हटाकर कौन सी चीज देनी है हमें, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमें आर रखना है।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बना, V इज इक्वल टू आई आर, या आर आई। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला हो गए आपके पास, ठीक है। अब देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई, वोल्टेज का यूनिट क्या है, ये अपना पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्टेज, वोल्ट, अपॉन करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। तो वोल्टेज पर एम्पियर इसको हम बोलते हैं ओम, और इसकी सिंबल ये होती है, ये वाली सिंबल होती है ओम। और मैंने शुरू में आपको बताया था ओमिक मटेरियल्स के लिए ये लॉ वैलिड है। ओमिक मटेरियल्स के लिए कौन सी चीजें कांस्टेंट है, एक तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट और दूसरी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इन चीजों को कांस्टेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए मैंने आपको बताया रो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एरिया भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब ये सब चीजें कांस्टेंट होंगी तो क्या बनेगा, तभी ये लॉ वैलिड होगा। अच्छा, और इस इसका एक ग्राफ है, यहाँ पर रखेंगे V, यहाँ पर रखेंगे I, ठीक है। तो यहां से हमें फॉर ओमिक मटेरियल्स, ये किसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, फॉर ओमिक मटेरियल्स। तो ये क्या आएगा, ये आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितना आप करंट को बढ़ा रहे हो उतना ये भी बढ़ रहा है। सपोज करो इस तरह से, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, और यहाँ पर भी मैं रखूं 2, ये 4, और इसको अगर बढ़ाएं 6 और ये 8। अगर इसको मैं 2 कर रहा हूं तो ये देखें, ये भी 2 है। इसको मैं 4 कर रहा हूं तो ये भी 4, इसको मैं 6 कर रहा हूं तो ये भी 6, यानी कि लीनियर रिलेशन आ रहा है। इसको डबल करोगे तो ये भी डबल, इसको अपना 3 टाइम्स करोगे ये भी 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, इसको ये भी 4 टाइम्स। Volume is directly proportional to current, keeping resistance constant. This relation is known as Ohm's law, only valid for ohmic materials. Ohmic materials is resistance constant and temperature constant. So if we need to keep resistance constant, temperature is made constant, medium should not be changed, physical dimensions are kept constant, then voltage will be proportional to current, keeping the resistance constant. V is equals to Ri, यहाँ से R निकालोगे, R is equals to V upon I, इसका यूनिट बनेगा वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम लिखते हैं, और ये वाली इसकी सिंबल है। क्लियर हुई सबको, जल्दी तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा कुछ, बेसिक चीजें बिल्कुल समझ आई, ओके गुड गुड। ट्रांसफार्मर में अप्लाई होगा ओम लॉ, ये जब ट्रांसफार्मर आ जाए तो तब मैं बता दूंगा, पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अच्छा, और इस पर एक फोटो कटिंग है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा देखें, इसको समझे, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ देखें, अगर यहाँ पर मैं लिखूं V और I, और ये दूसरा ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा I और V, इसका स्लोप क्या बताएगा और इसका स्लोप क्या बताएगा। कल मैंने आपको बताया था स्लोप जब आपको निकालना हो तो क्या करेंगे आप, इन दोनों चीजों को डिवाइड कर लोगे, तो यहाँ पर क्या रखो, V अपॉन I, इसके लिए भी यही करना है, लेकिन यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, I अपॉन V। तो अब देखें V अपॉन I किसके, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ये किसकी इक्वल है, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट ही तो है, किसी भी चीज को मूव करने में जो अपना रेजिस्टेंस आ रही है, ऑपोजिशन आ रही है, उसको ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये V अपॉन I। अच्छा, ये I अपॉन V क्या बनेगा, तो इसको मैं फिलहाल के लिए, अगर मुझे कोई क्वांटिटी पता नहीं है, अगर ये V अपॉन I होता तो मैं इसको रेजिस्टेंस लिखता, तो ये अभी I अपॉन V है, तो इसको मैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, V अपॉन I रेजिस्टेंस है, तो ये I अपॉन V रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, I अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, एक क्वांटिटी होती है रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस, और इसको हम जाहिर करते हैं G के साथ।
ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, वैसे ये जी के साथ नहीं लिखी हुई कहीं भी। तो जी के साथ इसको हम जाहिर करते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आई अपॉन वी बराबर होगा किसके साथ, जी के साथ। और जी कौन सी क्वांटिटी है, कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आपको ये ग्राफ दोनों देकर सवाल पूछूं, इसको मैं लिखूं ए, इसको मैं लिखूं बी, ये सी, यहाँ पर इस तरह से लिखूं ए बी और सी। अब मुझे बताएं यहाँ पर रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का रिलेशन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी देन ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ऑप्शन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ओ सॉरी ए, और ऑप्शन डी नन। दोनों ऑप्शन है इसके लिए, दोनों सवालों के लिए। रिलेशन बताएं कि रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, ए की, बी की, सी की, सबसे ज्यादा कौन से किसकी होगी। और यहाँ पर भी बताएं सी, सी किसके लिए, ए के लिए या बी के लिए। इसको मैं ए लिख रहा हूं और इसको बी। हाँ, एक बच्चे ने सही से आंसर दे दिया, बिल्कुल गुड बाबा, बाबा ने सही बता दिया। बाकी बच्चे बताएं अगर किसी को समझ आ रहा हो तो। सी फॉर ए, वेरी गुड। मुकद्दस दूसरा बताएं बी वाला क्या होगा। अच्छा आप देखें, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि स्लोप डिवीजन में से मिलता है। अब स्लोप क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या मिलेगी, ज्यादा। यही चीज मैंने आपसे पूछी है कि इसमें से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, इसकी एंगल सबके एक्स के साथ सबसे ज्यादा है। यानी कि सपोज करो कि सी अल्फा लिख देता हूँ इसको, और इसकी अल्फा बी और फाइव ए। कम से कम किसकी है, ए की, और उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो स्लोप किसका ज्यादा है, सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। तो इस ए ग्राफ के लिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी। तो इसको मैं लिख लेता हूं, सी ऑप्शन फॉर ग्राफ ए। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर इसका स्लोप क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर सी की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, सी विल हैव मोर कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का मतलब क्या है, किसी चीज को अलाउ करना, इजाजत देना। और रेजिस्टेंस की क्या है, रुकावट प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सी जो है वो कंडक्टेंस के लिए, तो सी कंडक्टेंस ज्यादा, तो यानी कि इसकी रेजिस्टेंस कम, इसकी रेजिस्टेंस कम, और उसके बाद इसकी कम, इसकी कम। ठीक है, लेकिन अब ज्यादा किसकी होगी रेजिस्टेंस और कम किसकी होगी, ये किस तरह से निकालना है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है, सी की। तो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, आर सबसे मिनिमम जो होगी वो किसकी होगी, सी की। और सबसे ज्यादा जो होगी वो इसकी, क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, अपना इसका स्लोप कम है तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम। कंडक्टेंस अगर मिनिमम हो गई, कंडक्टेंस मिनिमम हो गई तो क्या बनेगा, हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। तो फॉर बी ग्राफ ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं जो एसएस करनी चाहिए जल्दी, ये वाली चीज क्लियर हुई, क्लियर हुआ सबको। ये कंडक्टेंस वाला याद रखना, ये आई और वी का रिलेशन है, और ये वी और आई का, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ले आई अपॉन, ये ग्राफ देकर इसका पूछे कि स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इसका बराबर होगा कंडक्टेंस के, और इसका वी और आई का स्लोप मिलेगा आपको रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया आज ये चैप्टर बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा आप देखें एक और चीज,
कॉन्सेप्ट आप अपने बनाते जाएं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक अब रेजिस्टेंस देखें, ये वाला रिलेशन जो है ना, सबसे पूछे जाने सवाल जो है वो इस पर आते हैं, रो एल अपॉन एच। तो मैं आपको जो है इस पर जो हार्ड प्रॉब्लम्स है, यानी कि ज्यादा डिफिकल्ट, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी ये चीज बोली थी। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले बेसिक पर ग्रिप कर लें। तो अगर आप देख रहे होगे कभी कभी ये मैं चीजें जब इसको टॉपिक्स को उड़ाता जाता हूँ तो मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बताता जाता हूँ, फिर जब प्रॉब्लम्स करवाता हूँ या कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको तब बताता हूँ। तो इसके लिए आप बेसिक क्या करना है, अगर मैं बोलूं, अच्छा एक सवाल मैं लिखूं, इसका आंसर आप बताएं मुझे। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर is doubled and area is decreased 4 times, एरिया को डिक्रीज कर लिया हमने कितने 4 टाइम्स, फाइंड रेजिस्टिविटी what will be resistivity and conductance। आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस क्या बनेगी। अगर लेंथ को क्या कर रहा है डबल, तो इसको क्या करना है, सिंपल फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। रेजिस्टेंस पहले देखें किसके साथ प्रोपोर्शनल है, लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया, डायरेक्ट लेंथ के साथ और इनवर्स एरिया के साथ। अब देखें इसने क्या किया है, लेंथ को डबल किया है तो इसको डबल कर लो, हो गया डबल। एरिया को क्या किया है, इसने डिक्रीज किया है 4 टाइम्स, तो इसको क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, ए अपॉन 4, ए अपॉन 4 लिखोगे। अब ये जो थर्ड पर टर्म होता है वो चला जाता है ऊपर फर्स्ट पर, तो ये इसके साथ क्या करेगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई 8 टाइम्स, यानी कि रुकावट 8 मर्तबा बढ़ गई। अच्छा लेकिन इसने तो आपसे रेजिस्टेंस पूछी ही नहीं है, क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है आपसे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ये एल अपान ए क्या है, ओरिजिनल लेंथ, इसको अगर आर डैश रखो आप तो ये क्या है ओरिजिनल लेंथ, तो ये कितनी हो गई आर डैश जो है न्यू रेजिस्टेंस वो 8 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आपसे क्या पूछा है इसने, आपने पूछा है इसने पूछा है आपसे कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल है 1 अपान आर के, तो ये कितना होगा 1 अपान, इसको आप लिखोगे 1 अपान 8। तो कंडक्टेंस जो है अगर रेजिस्टेंस 8 गुना बढ़ गई तो कंडक्टेंस क्या बनेगी 1 अपान 8 टाइम्स, 1 अपान 8। पहली बात तो ये। अच्छा और दूसरा इसने चीज पूछी है काम वाली, वो कौन सी है, ये रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशन, तो ये तो आपने सीधा सीधा लिख लेना है कि सेम बनेगी। अभी जिसने भी इसको रेजिस्टिविटी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाया ना उसने तो यानी कि बेवकूफी की है। रेजिस्टिविटी के लिए सेम, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पर और मीडियम पर जो है चेंज होगी। यहाँ पर ना इसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है और ना ही इसको इसने जो है वो क्या इसको चेंज किया है अपना मीडियम को, तो ये जिक्र ही नहीं है इस बात का, तो ये सेम रहेगा। अच्छा और आप यूनिट्स थोड़ा देख ले, मैंने आपको रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का मैंने आपको यूनिट बताया, ठीक है, रेजिस्टेंस का मैंने आपको यूनिट बताया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था ओम। तो अभी कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का इनके यूनिट्स क्या होंगे, ये थोड़ा यूनिट्स आप देख लें। एक चीज देखें, अच्छा कंडक्टेंस किस तरह से मैंने बताया, कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस इज 1 अपान आर, तो रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा होगा 1 अपान ओम। अच्छा 1 अपान ओम को लिखा जाता है क्योंकि इसका ओम का इनवर्स है ना, तो इसको उल्टा लिखा जाता है मो, MHO। इसको जब आप उल्टे इस तरीके से पढ़ोगे तो ये ओम बनेगा OHM। तो ओम किसके, मो किसके बराबर है 1 अपान ओम के, और ये किसका यूनिट है, ये कंडक्टेंस का यूनिट है। ये वाली चीज क्लियर हुई। अच्छा इसको कभी कभी सीमन भी कहा जाता है, एक साइंटिस्ट था SEIMEN, साइमन भी बोलते हैं, कुछ सीमन भी बोलते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ठीक है। अच्छा और एक चीज, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें, रेजिस्टिविटी रो एल अपान ए, ये यूनिट आपने निकालना है, तो रेजिस्टेंस को इधर लेकर जाएं R इंटू ए अपान एल, तो ये क्या बनेगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपान लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है
ओम, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, और अपान में क्या है लेंथ, लेंथ का जो यूनिट क्या है मीटर, 1 मीटर इसमें खत्म हो गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बना ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये किसका यूनिट है रेजिस्टिविटी का, ये आपने याद रख लेना है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टेंस के बदले में मैं इसको अगर उल्टा करूं 1/r, 1/r, तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये एरिया चला जाएगा ऊपर और ये लेंथ और ये रेजिस्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी और लेंथ, लेकिन इसको छोड़ें, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये फिर आपको कंफ्यूज करेंगी ये चीजें। फिलहाल इतना याद रखें कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है और इसका यूनिट क्या है, मो भी बोल सकते हो आप, 1/ओम भी बोल सकते हो और साइमन भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें इसके साथ और कौन सी ये चीज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का आप यूनिट निकालो तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा ओम इंटू मीटर, क्या यूनिट बनेगा ओम इंटू मीटर। अच्छा, और रेजिस्टिविटी जो है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट इसका, मैंने फोटो कटी, ठीक है। तो और एक चीज, ये हम जो पढ़ते हैं अभी अभी किसका यूनिट निकाला हमने रेजिस्टिविटी का, तो ये रेजिस्टिविटी जो है 1/कंडक्टिविटी है। अच्छा, कंडक्टिविटी जिस तरह से रेजिस्टेंस के साथ है रिलेशन है, उसके बाद कंडक्टेंस की जो कांस्टेंट है वो कौन सी है कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस की जो कांस्टेंट है वो कौन सी है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। 1/कंडक्टिविटी, अब देखें रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आया 1/कंडक्टिविटी, ये वाला यूनिट रख लें, आपने कंडक्टिविटी का यूनिट निकालना है ना, तो कंडक्टिविटी को इस साइड रखें, ये हमने रखी यहाँ पर कंडक्टिविटी, क्योंकि यूनिट हमें कंडक्टिविटी का चाहिए, तो ये 1/रेजिस्टिविटी बना, रेजिस्टिविटी का यूनिट देखें कौन सा है 1/ओम इंटू मीटर। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है 1/ओम किसके इक्वल है, ये मो के इक्वल है, मो अपॉन मीटर, इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आप, या मो MHO, ठीक है, और मीटर इनवर्स इस तरह से भी आप बोल सकते हो, या इसको साइमन पर मीटर भी आप बोल सकते हो। तो ये यूनिट्स को आप थोड़ा सा खुद से देख लेना और मजीद प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये किस तरह से बनेगा मो मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर, या मो अपॉन मीटर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई भाई, अगर इन दोनों को आप ऊपर लेकर जाएं ओम और मीटर को, तो ये किस तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये आप देख लेना, बस प्रैक्टिस करना, 1/ओम को मो की मो रख लो, या मो को मीटर इनवर्स, या सीमन पर मीटर, या सीमन इंटू मीटर इनवर्स, साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ये यूनिट्स में थोड़ा इनका चक्कर है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, समझ आ रही है चीजें, क्लियर हुई, ओके गुड गुड। अच्छा, और एक चीज देखें, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ओमिक मटेरियल के लिए वो ग्राफ किस तरह से बनेगा लीनियर, यहाँ पर क्या बनेगा V और I, तभी हमें R जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, तभी जो है वो हमें R कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। वीडियो सही है, अभी लाइट अभी आई है, तो R जो है वो कांस्टेंट मिलेगा हमें। तो अब देखें
ये तो ओमिक मटेरियल्स के लिए है, ओमिक मटेरियल्स के लिए। लेकिन अगर मटेरियल ओमिक ना हो, मटेरियल ओमिक ना हो तो ये किस तरह से बनेगा, ये वाला जो ग्राफ है वी और आई का, ये शुरू से तो स्टार्ट होगा लीनियर, लेकिन उससे थोड़ा आगे चल के क्या बनेगा, ये या इस तरह से हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा, यानी कि या रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये इंक्रीज किस केस में होगा और डिक्रीज किस केस में होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये किसका ग्राफ है पहले तो देखें, इसका स्लोप निकाले v अपान आई, यानी कि ये रेजिस्टेंस का है, ठीक। अच्छा, अब देखें, जैसे ही हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। जैसे भी किसी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो उस अपना मोशन ऑफ चार्जेस में वो जो है मॉडिफाई होगी चार्जेस को मूव करने के लिए। तो ये जो ग्राफ है रेजिस्टेंस बढ़ जाने वाला, ये होता है फॉर टंगिस्टन, टंगिस्टन फिलामेंट। जब टंगिस्टन फिलामेंट मूव करता है तो वो, सॉरी, टंगिस्टन फिलामेंट के अंदर जब करंट मूव करता है तो करंट के मूव करने से चार्जेस के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी टाइम के साथ, ये देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और ये कम किसके केस में होती है, होती है सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इनके, क्योंकि उन्हें जैसे ही आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो, उसमें आप जिस तरह से टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, यानी कि चार्जेस मूव करती है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, जब इस तरह से पहले लीनियर स्टार्ट होकर फिर नीचे चला जाए तो दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर्स, एंड दिस द ग्राफ व्हिच इन व्हिच द स्लोप इज इंक्रीजिंग, दिस वन इज फॉर टंगस्टन फिलामेंट। इसको ग्राफ को उल्टा भी लिख सकते हैं हम, वो आपने खुद में करना है। यहाँ पर आई रख लें, यहाँ पर वी रख लें, और यहाँ से पहले लीनियर स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद ऊपर चला गया, और ये इस तरह से इसको जाना ऐसे चाहिए था। अब देखें, 1 अपॉन आई अपॉन वी हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा यानी कि कंडक्टेंस। तो हमें यहाँ से किस तरह से निकालना है कि अगर ये बॉडी नीचे आ रही है, इसका स्लोप कम हो रहा है, अगर स्लोप कम हो रहा है तो कंडक्टेंस कम हो रही है, कंडक्टेंस कम हो रही है यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो रेजिस्टेंस किसके केस में क्या होगी, टंगस्टन की, टंगस्टन। और ये वाला क्या बनेगा, सेमी कंडक्टर, क्योंकि ग्राफ को हमने उल्टा कर लिया है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई, टंगस्टन और सेमीकंडक्टर वाली। ओमिक के लिए ये ग्राफ क्या बनेगा, अच्छा, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, V और I का जो रिलेशन है इसको क्या कहा जाता है, इसको लीनियर रिलेशन कहा जाता है। और ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ भी आपको लीनियर मिलता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि ना तो ग्राफ लीनियर है, नो लीनियर ग्राफ। लीनियर तब होता है जब ये स्ट्रेट लाइन होता, नो लीनियर ग्राफ। और रिलेशन भी डिपेंड करता है, V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। कभी होता है कभी नहीं होता, उसको छोड़ दो, ये आपसे नहीं पूछेगा इतना, लेकिन ये याद रख लेना है कि ग्राफ लीनियर नहीं होगा। इन दोनों के केस में देखना, वोल्टेज और I को कंपेयर करके, I और V को कंपेयर करके, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई सबको, क्लियर हुआ सबको। क्लास खत्म करें या एक दो टॉपिक चलाएं फिर खत्म करें, क्लास खत्म करें या एक दो टॉपिक चले। इंटरनेट का इशू आ गया था, ओके बाबा, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट करवा लूंगा आपको, रिकॉर्डिंग के अंदर आप देख लेना बाबा, रिकॉर्डिंग में देख लेना। एक टॉपिक चलाएं या बस खत्म करें, छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का। थक तो नहीं गए आप लोग, करवा दें, ओके ओके। मेरे रूम की तो एसी अभी चली है, मेरी मुझे तो एनर्जी अभी आई है, पहले तो वैसे ही चल रहा था लो वोल्टेज के ऊपर।
ठीक है। अच्छा एक चीज और देखें, इसको ओम्स लॉ को हटा दें फिलहाल, बंद करके रखा है। हाँ, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज करें कि एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास हमारे जो है एक कंडक्टर है, सपोज करें, उसकी रेजिस्टेंस पहले है आर नॉट, ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसका मैंने टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी, आफ्टर अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर नॉट इनिशियली, उसका मैंने टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी, तो उसकी जो रेजिस्टेंस बन गई टेम्परेचर पर, वो उसको मैंने डिनोट किया आर टी से। तो ये रिलेशन किस तरह से, ये रिलेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये जो रिलेशन आप हीट के अंदर पढ़ते हो, लेकिन ये अभी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, तो ये मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। वैसे ही इसी तरह से इसका रिलेशन है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें चेंज भी ज्यादा आएगी, ठीक है। एक बंदा होशियार है, उसको आप चीजें और बता रहे हो तो और होशियार बनेगा, और एक बंदा कम होशियार है, उसको चीजें बताओगे तो थोड़ा बढ़ेगा, तो वो भी लेकिन थोड़ा कम, ठीक है। तो उसे क्या करे करना पड़ेगा, उससे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और तो आर डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, और डेल्टा आर किसके साथ प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के साथ। तो इन दोनों को जमा करके रखो, डेल्टा आर किस तरह से बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी दोनों के लिए सेम, आर नॉट और डेल्टा टी। अब देखें चेंज हमें किस तरह से निकालनी है, चेंज इन रेजिस्टेंस किस तरह से होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सी है, आर टी, तो ये मैंने रखी आर टी, माइनस इनिशियल कौन सी है, आर नॉट, तो ये मैंने रखी आर नॉट। तो यहाँ पर मैंने रख लिया डेल्टा आर को हटाकर, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर मैंने कांस्टेंट रख ली अल्फा, यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रखा आर नॉट डेल्टा टी, इसको खोल कर देखें, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब ये आर नॉट माइनस वाला है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी क्या मिलेगा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट। तो ये आर नॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन निकालें, तो आर टी क्या मिलेगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा डेल्टा टी यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, लेकिन ये इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। तो ये क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। ये फार्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको बोले कि पहले एक बॉडी है, उसका 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है, उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, इतना चेंज किया, आप बताओ कि टेम्परेचर कितना उस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। यानी कि ये रिलेशन किसके लिए है, रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस फॉर टाइम टी या आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ये वाली चीज समझ आई, बिल्कुल बेसिक है, आपको याद करने के लिए बस ये फार्मूला याद करना है और ये कॉन्सेप्ट याद करने हैं। आर नॉट ओरिजिनल लेंथ है या 0 डिग्री पर, आर टी टेम्परेचर टी के बाद चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, और डेल्टा आर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अल्फा मेटल का आपको गिवन होगा मोस्टली, ये प्रॉब्लम के अंदर गिवन होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल बनी हुई है ऐसी, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, और ये हर मेटल का अपना अपना होता है। ये वाली चीज समझ आएगी आपको, बेसिक चीजें सिंपल चीजें हैं, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, ऐसे छोटे जल्दी करता हूँ। अच्छा और एक चीज देखें, बस बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज है, बस उसके बाद आपका एक टॉपिक रहता है, बाकी ये पूरा चैप्टर आप क्या होगा खत्म, बस एक टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाकी सारी चीजें हो गई, ठीक है। और थोड़ा एनर्जी के बारे में कल पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाई थी, किसकी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो किसके लिए थी, वो कंडक्ट अपना इसके लिए ये क्या फर्क पड़ा था हमने, कैपेसिटर के लिए। आज हम जो कॉम्बिनेशन देखेंगे वो सीरीज, और ये वाली क्या है, पैरेलल। अब देखें सीरीज में कंडक्टर की जो सिंबल, ये अपना सॉरी कंडक्टर बोल रहा हूँ बार बार, ये रेजिस्टर की सिंबल होती है इस तरह से। तो जब रेजिस्टर्स इस अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ लगे हुए हो, यानी कि बीच से लाइन ना निकले, ठीक है, और सिंगल फ्लो ऑफ करंट हो, ये आई क्रॉस करेगा इनमें से, तो वो सीधा चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अपना सीरीज कनेक्शन।
और पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई होगी कोई, और यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा कि पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। पीवी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। पीवी कांस्टेंट होती है। आप पढ़ते हो ना बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज सबको पता है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं ट्रिक बता रहा हूँ। बस इसका वैसे रोल नहीं है यहाँ पर कोई, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब पीवी कांस्टेंट होगी ना हमेशा, तो इससे याद कर लेंगे पी से पैरेलल और वी से वोल्टेज। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट होंगे। फिर वो अपना कैपेसिटर देखो या अपना रेजिस्टर देखो, इसमें भी क्या होगा? वोल्टेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? वोल्टेज। ये मैंने रख लिया। और यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट होगी? सीरीज के अंदर कैपेसिटर के अंदर चार्ज कांस्टेंट थी, तो यहाँ पर चार्ज को मूव करवाएंगे, चार्ज को मूव करवाएंगे, टाइम टी लगेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन सी चीज बनेगी? करंट कांस्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, करंट यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर। इसकी रेजिस्टेंस कौन सी है? R1। इसकी रेजिस्टेंस कौन सी है? R2। इसकी रेजिस्टेंस कौन सी है? R3। यहाँ पर अपना इसका वोल्टेज का फॉर्मूला रखें, V इज इक्वल्स टू यहाँ पर रखें आई आर, और यहाँ पर I सबके लिए सेम, और यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I खत्म हो गया, रेजिस्टेंस किसकी इक्वल मिली? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, और वोल्टेज भी इसमें सीधी सीधी ऐड होगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हुई ये चीज? ये समझ आया? करंट सबके लिए कांस्टेंट, चार्ज फ्लो कांस्टेंट है सीरीज में, तो करंट सबके लिए कांस्टेंट होगा। इस रिलेशन से V की जगह पर आई आर लिखें फॉर्मूला, तो I से I खत्म हो गया, और रेजिस्टेंस को ये R जो है वो किसके बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमने रखा, I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट हमें किसके बराबर मिली? R2 प्लस R3। अब देखिए सीरीज में कैपेसिटर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो रही है, और यहाँ पर पैरेलल में किस तरह से होगा? पैरेलल में मैंने आपको बताया कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखें, करंट जैसे यहाँ से आएगा ना आई, तो ये कुछ करंट का हिस्सा यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, जब करेक्शन अपना पाथ डिवाइड करता है तो करंट का फ्लो भी डिवाइड करेगा। करंट ये आएगी चार्ज, और ये ऊपर भी कुछ करंट चला जाएगा, I1, ये I2 और ये I3। तो करंट क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट डिवाइड करेगा। अब देखें, रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, पोटेंशियल सबका कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगी? अब करंट करंट देखें, आई किसके बराबर निकलेगा? V इज इक्वल टू आई आर। तो आई किसके बराबर निकलेगा? V अपॉन आर। तो यहाँ पर रखिए V अपॉन आर, और यहाँ पर आई किसके बराबर? V अपॉन आर। तो V पोटेंशियल तो सबका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर किस तरह से रखेंगे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V खत्म हो जाएगा, तो इसका क्या रिलेशन मिलेगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर हुआ सबको? वैसे ये डेरिवेशन करवानी नहीं है, लेकिन फॉर्मूलाज बताने हैं डायरेक्ट आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको चीजें बताता जाता हूँ। ठीक है, इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी सिलेबस से बाहर थी, ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कन्वेंशनल करंट, ये सारी चीजें बाहर थी। अगर मैं उन सबको चीजों को नहीं बताता और डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करता, तो आज आपका चैप्टर खत्म हो जाता। अभी आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं। एक है अपना इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो काम की चीज है, उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट है वो मुझे आपको बताने, ताकि ये आए। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये भी उसको मैं साथ रिलेटेड करूंगा, ताकि आपको समझाऊंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और उसके साथ साथ एक चीज उसमें एनर्जी, एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी कितनी होगी, डेसिपेट कितनी होगी, ये चीजें। और जूल्स लॉ का फार्मूला याद रखना, उसकी एप्लीकेशन याद रखना। ये आपकी जो इस्त्री वगैरह गर्म होती है घर के अंदर, ठीक है, उसमें करंट आता है, करंट की वजह से रेजिस्टेंस आता है, आफ्टर टाइम टी आपकी इस्त्री गर्म होना स्टार्ट होती है और आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हो, तो ये जो है वो जूल्स लॉ का रिलेशन है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, आयरन के अंदर, ये सारों के अंदर ये जो चीजें होती हैं, हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर के अंदर, ये जूल्स लॉ का
प्रिंसिपल लगता है जो h = I² × RT मैंने आपको बताया, ठीक है। रेजिस्टेंस का रिलेशन याद रखें और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन याद रखें। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, ओमिक लॉ, ग्राफ वगैरह याद रखें कि ग्राफ इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए कौन सा होगा। बाकी दो जो है वो चीजें बचती हैं। आज वाले बच्चों ने जिन्होंने क्लास ली है वो कल लाजमी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कल हम इन चीजों को जो है खत्म करेंगे, यानी कि पहले आधे घंटे में ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद इसको मजीद प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे और ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है इस चैप्टर पर मजीद डिस्कस करेंगे और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।